नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे रोग के बारे में जानकारी दूंगा जो कोरोना के बाद बहुत अधिक संख्या में उसके पेशेंट पाए जा रहे हैं और उसका नाम है एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो ज़्यादातर हिप एवीएन हो रहा है। और ये हमारे जॉइंट्स में होता है, हिप के जॉइंट में हो सकता है, हिप के दोनों जॉइंट्स में हो सकता है, शोल्डर्स पे हो सकता है आपके, ये नीज़ पे हो सकता है या एंकल में हो सकता है। जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पर एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। एवेस्कुलर यानी कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, और नेक्रोसिस वो जगह का सड़ जाना, गल जाना, खराब हो जाना, उसे नेक्रोसिस कहते हैं। और मैं आज आपसे बात करूँगा हिप एवीएन, यानी कि कूल्हे में जो दर्द है, किसी को एक कूल्हे में या किसी को दोनों कूल्हों में दर्द होता है। और फर्स्ट स्टेज में तो इसे आदमी नॉर्मल मानता है, उसके बारे में पता ही नहीं लग पाता। और उसके बाद जब दर्द बढ़ता है तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होता है, तो हमें पता लगता है कि ये जो रोग है या ये दर्द है, ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। और आप देखेंगे आपके चारों तरफ आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा होगा, और वो कहेगा कि मुझे साइटिका का पेन है, या कमर में दर्द है, या मेरे थोड़े थाइस में दर्द है, इस कारण से मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। वो इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते जब तक वो कुछ स्टेजेस होती है उसको पार कर लेते हैं, और अक्सर सेकंड स्टेज में ही पता लग पाता है कि उनको एवीएन है। और एवीएन में 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। 1 में तो अक्सर पता ही नहीं लग पाता, और सेकंड स्टेज में जब हमें दर्द होता है, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर की जाए तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर एवीएन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। अगर सेकंड स्टेज पार हो जाए तो थर्ड स्टेज में इसकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और फोर्थ स्टेज में इसकी रिकवरी के लिए फुल जो है आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, यानी कि कूल्हे का प्रतिरोपण करवाना पड़ता है। यानी कि एक छोटी सी बीमारी जो अगर उसको इग्नोर किया जाए तो वो हमारे शरीर के अंग को बदलवाने तक का भी काम हो सकता है। तो इसीलिए अगर हमारे शरीर में कुछ भी होता है तो हमें उसका इन्वेस्टिगेशन तुरंत कराना चाहिए। किसी छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो एक छोटी सी चिंगारी से भी लग जाती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रोग होगा तो हम इसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, डॉक्टर्स जो हैं वो चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में खर्चा होगा। तो हम इससे बचने के लिए, या हम इतने अवेयर नहीं होते, तो इस कारण से हम ऐसे रोगों को अपने घर पे ले आते हैं, और जो बाद में उनको उनसे दूरी करना, उनसे पार पाना मुश्किल हो जाता है। हमारा अनमोल जीवन भी खराब होता है, हमारी हार्ड अर्न मनी भी ख़त्म होती है, और हमारा परिवार भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं आपको ये अवेयर कराने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक चिकित्सा से, यानी कि हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, जो क्षमता है, जो ईश्वर ने हमें बना के भेजा है, अगर हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो हमारे गलत व्यवहार के कारण, गलत खान पान के कारण होते हैं, अगर हम उसको अपने लाइफस्टाइल डिसीजेस को ठीक कर दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, अपनी आदतों को बदल दें, तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो मैं आपको एवियन के बारे में जानकारी दूंगा। अक्सर एवियन हिप एवियन हो जाता है, और एक हिप में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि पहली स्टेज के बाद जब सेकंड स्टेज में जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा वो एमआरआई के माध्यम से होगा। एमआरआई में आपको पता लगेगा कि कौन सी स्टेज का एवियन है। अगर आपका सेकंड स्टेज का एवियन है, या आप लकली आपको पता लग गया कि स्टेज 1 का है, तो आप इसको क्योर कर सकते हैं बहुत इजीली, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी रिप्लेसमेंट के, और बिना स्टेम सेल थेरेपी के, बिना सेल थेरेपी के। कई तरीक़ों से इसका जो इलाज होता है, होम्योपैथिक में भी इलाज है, एलोपैथी में भी इलाज है, और आयुर्वेद में भी इलाज है, और नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें हमारे शरीर के सभी रोगों का इलाज हो सकता है। तो मैं जो आपको आज जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा कि हजारों लोगों ने अपने एवियन को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर कर ठीक कर लिया है।
उनकी लाइफ पहले जैसी हो जाती है। जिस प्रकार से हमें परमात्मा ने एक सुंदर शरीर के साथ धरती पर भेजा था, अगर ये प्रॉब्लम आ भी जाती है, अगर हम अवेयर हो जाते हैं तो हम इस रोग से बच सकते हैं। अगर आप उन लोगों से मिलना चाहेंगे जिन्होंने इस थेरेपी के माध्यम से या इस पैथी के माध्यम से अपने को ठीक किया है, मैं आपको अगली वीडियोस में उनसे भी मिलवाऊंगा कि किस प्रकार उन्होंने एवियन को सीरियसली लिया, अपने कूल्हे का प्रतिरोपण नहीं कराया, रिप्लेसमेंट नहीं कराया और कोई सर्जरी नहीं कराई। कुछ लोग स्टेम सेल थेरेपी कराते हैं, वो भी एक टेम्परेरी रिलीफ है। अदरवाइज अगर कूल्हा आपने बदलवा भी लिया, और मैं ये बताऊं कि ये जो एज होती है 25-30 से लेकर 40-45 की एज में, ये एवियन सबसे ज़्यादा हो जाता है। और एवियन अगर हमने 30 साल की उम्र में करवा लिया, एवियन का मतलब एवियन होने पर हमने अपना रिप्लेसमेंट करा लिया, हिप रिप्लेसमेंट करवा लिया, तो उसकी लाइफ आप जब तक जिंदा हैं, यानी कि 60-70 साल नहीं है, उसकी लाइफ मुश्किल से 10 से 15 साल है। उसके बाद आपकी स्टेज देखी जाएगी कि आप कितने हेल्दी हैं, आपको कोई और रोग है या नहीं है, तब जाकर वो आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ वो रिप्लेसमेंट आपका पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं हुआ, वो कुछ समय के लिए हुआ। जब सीरियस स्टेज आ जाती है, स्टेज 4 पार हो गए, आपका जीवन मृत्यु का कारण बन गया, तो हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस अनुसार आप चलेंगे तो आप इस रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं और आप बिना ऑपरेशन के अपनी सुखद ज़िंदगी को जी सकते हैं जिस प्रकार आप पहले जी रहे थे। ये कष्ट के समय को आप अगर अवेयर हो जाएंगे, इस थेरेपी को मानेंगे, इसके जादू को मानेंगे, तो आप ठीक हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि खाली मैं आज एवियन की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो सब रोग ठीक हो सकते हैं। पहले मैंने बताया कि एवियन के 4 स्टेज हैं। अगर सेकंड स्टेज में भी पता लग गया तो आप थर्ड स्टेज में नहीं आएंगे, आपका रिप्लेसमेंट रुक जाएगा, हिप रिप्लेसमेंट नहीं होगा। दूसरा, एमआरआई जितना जल्दी हो सके कराएं, उसके अलावा हमें नहीं पता लग पाएगा कि कौन सी स्टेज का आपको एवियन हो चुका है। तीसरा, रिप्लेसमेंट से बचें। और चौथा, जो लोग बेड पे रिटर्न हो चुके थे, उनसे एक कदम भी नहीं चल पाते थे, वो भी ठीक हो सकते हैं बिना किसी भी ऑपरेशन के। तो इसमें क्या क्या होता है कि इसमें डॉक्टर्स तो अक्सर आपको ये सलाह देंगे कि हिप रिप्लेसमेंट करा लें। दूसरा, स्टेम सेल थेरेपी भी होता है, सेल थेरेपी भी होता है, उसके माध्यम से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे आपकी बॉडी फिर पहले जैसी हो जाए, फुल आप पहले जैसे बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपने जीवन को बदलना चाहेंगे, तो आप फिर पहले जैसे हो सकते हैं। इस रिप्लेसमेंट में के बचने के लिए, अगर आपको कोई रोग हुआ है, वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसको भी समय लगा है, तो ठीक होने में भी थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए, आप ठीक हो सकते हैं। और ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस अक्सर होता किन को है? सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी जो होता है वो होता है जिनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पर बहुत लोगों को स्टेरॉइड दिए गए हैं, इस कारण से उसके पेशेंट अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज़ एवियन को लोग जानते भी नहीं थे, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नज़र भी नहीं आती थी, बहुत रेयर कोई पेशेंट होता था जिनको एवियन होता था। तो जो स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी कारण से, और क्वैक्स के चक्रों में फंस जाते हैं, दर्द हुआ और वो उनके पास झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको इंजेक्शन लगा देते हैं और उससे वो कुछ रिलीफ पाते हैं, तो वो रेगुलर उसके पेशेंट बन जाते हैं, तो उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको जाने अनजाने आपके अंदर जब स्टेरॉइड आ जाता है तो ये रोग हो जाता है। जो बहुत अल्कोहल पीते हैं, शराबी है, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनको ये रोग हो जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको हो जाता है। जो अस्थमा की दवाई लेते हैं उनको भी ये हो सकता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, मतलब कूल्हा टूट गया, उसके कारण भी ये रोग हो सकता है। ये नेक्रोसिस या एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है? इसमें हमारी जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और नेक्रोसिस यानी कि वो सड़ जाता है। आप अपना कूल्हे को इस प्रकार माने, ये आपका कूल्हे की शेप है और ये हड्डी है, इस प्रकार से ये इसके अंदर मूवमेंट करता है तो हम इसमें चल पाते हैं।
जब ये वाली चीज़ क्रैक हो जाता है या गल जाता है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जहाँ भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है वो चीज़ डेड हो जाती है। अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ये क्रैक होने लगेगा, और जब ये इससे टच करेगा तो बहुत असहनीय पेन होने लगेगा। तो जब ये पेन होगा तो आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया जाता है सेरेमिक से, यानी कि ये वाली जगह जो सेरेमिक्स, ये बॉल बदल दी जाती है, सेरेमिक लगा के उसको चेंज किया जाता है, जिससे कि हम फिर से वो मूवमेंट हो जाए, वो दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, उसमें खर्चा भी बहुत होता है, और जैसा परमात्मा ने बनाया हम वैसे फिर से नहीं हो सकते। ऐसे एक नहीं हजारों लोग हैं जो बिना रिप्लेसमेंट के अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो है नेचुरोपैथी के माध्यम से। और आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले, जब आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, आपको स्टेज पता लग गई, तो अपने मनोबल को स्ट्रांग करें, दृढ़ करें कि मैं ठीक हो सकता हूँ। डिप्रेशन में ना आए, किसी भी तरह के लोगों के बहकावे में ना आए कि आप कभी ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकते, आप अपंग हो जाएंगे। नहीं, आप ठीक हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने खान पान को बदलना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पका हुआ भोजन को ख़त्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल, हमारे आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि लंगनम परम औषधम। मैं सबको बताता हूँ कि उपवास जब हम करते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। अगर कोई भी असाध्य रोग आपको हो जाए, अगर उसमें आप उपवास रखते हैं तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। और इसीलिए प्राचीन काल से हमारे धर्म में उपवास की बहुत महिमा है। हर धर्म में उपवास रखा जाता है। जैन लोग भी उपवास रखते हैं, हिंदू लोग भी रखते हैं नवरात्रों में, और मोमडन लोग भी रखते हैं, क्रिश्चियन लोग भी रखते हैं। उपवास का बेसिकली ये कारण था कि जिससे हमारे शरीर को वक्त मिले, हमारे जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए शरीर को टाइम मिले। अभी हमने पहला खाया, दूसरा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, जब हम खाते रहते हैं तो शरीर को टाइम ही नहीं मिलता। जब हम अपनी बॉडी को फ्री करेंगे, वो उससे पहले तो पाचन में ही लगा रहता है, हमारे शरीर में जो हम डालते जा रहे हैं उसको पचाने में लगा रहता है। जब हम उसे समय देंगे तो वो जल्दी ठीक होगा। उसको जहाँ ब्लड सप्लाई रुक गया है वहाँ सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, और हम उस रोग से दूर हो सकते हैं। चाहे वो कैंसर हो, कोई भी असाध्य रोग हो, वो आप इस माध्यम से ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है, जब भी आपको ये रोग का पता लग जाए तो तुरंत आपको खाना पीना बंद कर देना है। आपको शुरुआत में धीरे से नहीं, बहुत, क्योंकि ये रोग असाध्य रोग है, तो सबसे पहले सपोज़ आपने रात को 8 बजे खाया है तो अगले दिन 12 बजे तक आप कुछ मत खाइए। यानी कि 8 से 12 तक लगभग 14-15 घंटे का आपका उपवास हो गया, 16 घंटे का लगभग उपवास हो गया। और दैनिक उपवास भी होगा, और आप खाएंगे भी। आपके अंदर जो हमारे शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं वो हमारे अंदर मिलेंगे भी, लेकिन साथ साथ उपवास भी चलेगा। उन बैड हैबिट्स को हमें ख़त्म करना होगा। जैसे सुबह उठते हैं हम बेड टी पीते हैं, रस बिस्किट खाते हैं, उसके बाद पराठे खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद 2 बजे फिर से टिफ़िन खोल लेते हैं। अगर बाहर हैं टिफ़िन खोल लेते हैं, घर में गृहिणियाँ फिर से खाना बनाने लग जाती हैं। तो हमें इस आदत को बदलना है। अगर आप मैक्सिमम 8 बजे तक रात को खाना खा लें, उसके बाद अगले दिन 12 बजे तक आपको निर्जला रहना है, यानी ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। सिर्फ आपको कुछ दिन, अगर आपको ये रोग है तो मैं कहूँगा लगभग 1 महीना इसको फॉलो करें। 1 महीने तक आप 16 घंटे का उपवास रखें, यानी कि कुछ भी ना खाएं, कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं, किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ आपको अपने मुंह के अंदर नहीं लानी है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चलो हम पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, हम कुछ मुझे सुबह उठ के पानी पीने की आदत है वो पी सकते हैं, या हम काढ़ा पी सकते हैं। नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। अगर मैं चुप हूँ तो उसे ही तो आप कहेंगे मौन। मौन क्या हुआ? जब मैं एक शब्द भी बोलूँगा तो मेरा मौन खत्म। ऐसी उपवास क्या है? जब हम अपने शरीर में कुछ भी नहीं डालेंगे जब भी तो वो उपवास हुआ। अगर हम पानी भी डालेंगे तो वो उपवास कहाँ रहा? तो हमारे शरीर को फिर से काम करना पड़ा। हमें उसे रिलैक्स करना है, उसको शांति देनी है, जिससे वो हमारे डैमेज सेल्स को ठीक कर पाए। तो 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो 12 बजे आप क्या खा सकते हैं? आपको फ्रूट्स लेने हैं, वन टाइप ऑफ फ्रूट्स लेने हैं। जो भी आपको फ्रूट अच्छा लगता है, जो जूसी फ्रूट्स हैं, जो नेचुरल हैं, जो इस समय अवेलेबल हैं। मैं इसका एक छोटा सा लॉजिक, जो सस्ते हैं, जो अधिक
मात्रा में पूरे ठेले में भर के आते हैं, वो वाले फल को खाएं। कितने खाएं? मन भर खाएं, जितने खा सकते हैं खा लें। उसके बाद अगली भूख लगे फिर आप फल खा सकते हैं। उसके बाद जब अगली भूख लगे, यानी कि आपने 12 बजे कर लिया, यानी वो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद 2 बजे, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो बहुत जल्दी पच जाते हैं, 2 घंटे बाद आपको फिर ज़रूरत लगती है, फिर आपको फीलिंग होती है तो आप फिर से फ्रूट्स खा सकते हैं। उसके अगले 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लगती है तो आप सलाद खा सकते हैं। आप तरह तरह की हरी सब्जियों का आप सलाद काटिए, जो कच्चे खाए जा सकते हैं उनको खाइए। और उसके खाने के लिए आप उसमें कोई भी नमक नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ आप सलाद को अपने अनुसार कटिंग कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और उसके ऊपर जो नारियल होता है, गोला होता है, जो पूजा के लिए काम किया जाता है, उस गोले को ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि उसके ऊपर रगड़ लेंगे, गार्निश कर लेंगे। और जब उसको हम धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे, एक फुल प्लेट खाएंगे, उसमें लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा लगता है, तो आप इसको खाइए। क्योंकि हमारे शरीर में 2 पेट हैं, हम मुंह में ऐसा डालते हैं और अंदर गिरा देते हैं, तो हमारे शरीर को, हमारे पेट को, हमारे पाचन सिस्टम को अधिक काम करना पड़ता है। तो हमारे 2 मुंह हैं, एक ये मुंह है, यानी कि मुंह में पेट है, और एक पेट ये है। यानी कि ये वाला जो मुंह है, इसका पूरा इस्तेमाल क्या करना है, अगर एक बाइट खाते हैं, एक चम्मच हमने डाला, तो इसको चबाइए, इसको जूस बना दीजिए, यानी कि खाना नहीं है, इसको पीना है। खाने को हमने पीना शुरू कर देना है, और अगला चम्मच रेडी नहीं रखना। अक्सर आप देखते होंगे जल्दी जल्दी हम खाते हैं, एक चम्मच अभी गया और अगला हमने भर के फिर तैयार कर दिया, तो उससे हम तेज़ी से खाते हैं। नो, आपको ये हैबिट को चेंज करना है, बहुत धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े सुकून से उसका आनंद लेते हुए खाना है। जब हमारे मुंह के सलाइवा के साथ वो पूरा जूसी बन जाएगा, तब उसको अंदर निगलना है, चाहे उसमें आधा घंटा लग जाए, चाहे उसमें 25 मिनट लगें। आप उस सलाद को खाइए, फुल प्लेट खाइए। अभी आपने 12 बजे से लेकर सपोज 4-5 बजे तक ये 2 बार 3 बार खा लिया, 2 बार फ्रूट खा लिया, 1 बार सलाद खा लिया। उसके बाद जो रात है, रात में अगर आपको फिर भी भूख लगती है, तो आपको क्या खाना है, आपको जो भी घर का बना हुआ है, कोशिश ये करें कि अगर आपने 2 बार नहीं खाया, नाश्ता नहीं करा, दिन का लंच नहीं करा, तो रात को आप ये नहीं कि बहुत पेट भर के तला वुला सब कुछ खा लें, नहीं, बहुत इतना जिससे कि हमें फीलिंग हो कि हाँ कुछ हमारे अंदर आ गया, तो 8 बजे तक उसको खा लें। और एक जीवन का एक नियम बना लें कि जब भूख लगे तब खाएं, जितनी भूख लगे उससे कम खाएं, जब प्यास लगे तब पानी पिएं। ये कोई लॉजिक नहीं है कि मैं 10 गिलास पानी पी लूँ, 20 गिलास पानी पी लूँ, गुनगुना पी लूँ, नहीं। आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, जब प्यास लगे तब पीना चाहिए, गिलासों को गिन के नहीं पीना चाहिए। शरीर में जब रिक्वायरमेंट होगी वो आपको सिग्नल कर देगा, तब आप उस पानी को पीजिए। और जब भूख लगे तब खाइए, टाइम देखकर नहीं कि 12 बज के खा लेते हैं, 2 बज के खा लेते हैं, अब खा लेते हैं, सुबह का खा लेते हैं, दोपहर का खा लेते हैं, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, स्नैक्स का टाइम हो गया, नो। ज़्यादा बन गया खा लें, और बहुत टेस्टी है खा लें, कहीं बहुत फ्री का मिल गया तो खा लें, और ये वेस्ट हो जाएगा इसलिए खा लें, या मैंने कम खाया था 2 बार तो अब ज़्यादा खा लें, नो। ज़्यादा खाने की आदत को हमें कम करना है। पहले लोग कुपोषण से मर रहे थे, अब लोग अधिक खाने से मर रहे हैं। अगर आप कम खाएंगे, अपनी हैबिट को चेंज करेंगे, तो आपका जो वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि एक स्वस्थ आदमी के शरीर की अगर हाइट 5 फुट है, तो 12 किलो 1 किलो के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 1 फिट की हाइट है तो आपका वेट 12 किलो होना चाहिए। सपोज आप 5 फिट के हैं तो 12 पंजे 60, आप 60 किलो के होने चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे लोगों के पेट बाहर निकल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, अगर वो पतला भी है तो भी उसका पेट बाहर नज़र आएगा। जो भी पेट बाहर है तो आपको कोई ना कोई रोग है, और वो जो रोग है वो है मेन आपको, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो बड़ी आंत की सफाई नहीं हो पा रही, आपको अपचन है, यानी आपको कब्ज है, आपको एसिडिटी है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं तो सुबह जाता हूँ मेरा पेट साफ़ हो जाता है, नहीं, आपका पूरा पेट साफ़ नहीं होता है, कुछ ना कुछ मल अंदर लगा रह जाता है। तो उसके लिए हमें इस प्रोसेस को ठीक को पूरा फॉलो करने के लिए हमें साथ में एनीमा भी लेना है, और वाटर वाला एनीमा लेना है, कोई भी केमिकल वाला एनीमा नहीं लेना। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते। अगर आपका असाध्य रोग है तो आप इसमें सुबह दोपहर शाम
जिस प्रकार आपको डॉक्टर्स दवाई बताते हैं कि सुबह खाना है, फिर दोपहर को खाना है, फिर रात को खाना है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही आपको एनिमा करना है, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपके किसी पास के केमिस्ट शॉप में भी मिल जाएगा, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, 300-400 रुपये की रेंज में, यानी 200 से 300-400 की रेंज में वो आता है। वाटर वाला एनिमा लेना है आपको, वो बहुत ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो जब पानी हम अंदर अपनी एनस के माध्यम से हम एनिमा लेंगे तो हमारी बड़े आंत की सफाई होगी। तो आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव है या विजातीय जो चीज़ें भरी रह गई हैं उस नाल के अंदर, उसको हमें साफ़ करना है। जब हमारी बड़ी आंत साफ़ हो जाएगी, हमारा कब्ज़ दूर हो जाएगा, हमारा पेट ठीक रहेगा, तो हम जो है स्वस्थ होते रहेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और जो रोग है, जो आने वाले रोग हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपचन के कारण ही होता है, वो कब्ज के कारण ही होता है, वो ठीक होने लगेंगे। यानी कि इस एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस का इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको उपवास रखना है रात 8 बजे से 12 बजे तक का। 12 बजे फ्रूट, फिर सलाद, और अगर हो सके तो आप रात को कुछ ना खाएं, लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो आप घर में जो भी खाना बनता है वो लिमिटेड मात्रा में आप उसको लें। और साथ में दिन में 3 बार एनिमा करें, कम से कम 30 दिन लगातार इस प्रोसेस को करें। और 30 दिन के बाद अब आपको ग्रीन जूस में आ जाना है। जब आप सुबह उठें उसके बाद आपको 12 बजे से पहले जब भी आपको भूख लगे, प्यास लगे, तो आपको ग्रीन जूस पीना है। वो ग्रीन जूस कौन सा? आंवला, टमाटर, पालक, इन तीनों को मिलाकर आप 4 आंवले ले लीजिए, 2-3 टमाटर ले लीजिए, 100 ग्राम पालक लीजिए, इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर और उसको छान कर उसका गिलास सिप कर के पीजिए। जब आपको अगली भूख लगे फिर आप वही प्रोसीजर, आप फ्रूट, फिर सलाद, फिर रात का खाना, और इसको करते रहिए। और हफ्ते में एक दिन, कम से कम हफ्ते में एक दिन आप निर्जला उपवास करिए, यानी कि उसमें आपको जल भी नहीं पीना। अगर आप नहीं रह सकते उसके बिना तो आप पानी और नींबू ले सकते हैं, साथ में शहद भी डाल सकते हैं। या अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं रहा जा सकता तो आप सारा दिन ग्रीन जूस पे रह सकते हैं, या सारा दिन आप कोई भी एक जूस, फ्रूट जूस में रह सकते हैं। उसके बाद ये 30 दिन को बिताने के लिए अगर आप रात को ना खाएं तो अच्छा है, और अदरवाइज़ आप एक फल में रहें। यानी कि सुबह अगर आप अंगूर खा रहे हैं तो सारा दिन जब भी भूख लगे, प्यास लगे, आप अंगूर खाते रहिए। आप टाइम मत देखिए कि रात को फल नहीं खाना। ये उनके लिए जो पका आहार खाते हैं उनके लिए यह है कि इस समय नहीं खाना, उस समय नहीं खाना। आपकी बॉडी खाली है, यानी आपका पेट खाली है, आपने रेगुलर कुछ नहीं बार बार इसके अंदर डाला है, कोई एसिडिक चीज़ नहीं डाली है, सब एल्कलाइन खा रहे हैं। आप जब फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें पानी होता है, वो पानी जब हमारे शरीर में आएगा तो हमारी पानी की एक आदत है, पानी जहाँ भी जाता है वो सफाई करता है। आप कहीं भी पानी डालेंगे वो साफ़ हो जाएगा। तो जब हम शरीर को एक मुंह के माध्यम से पानी डाल रहे हैं, जिससे हमें हमारे शरीर में पानी भी आ रहा है और ऊर्जा भी मिल रही है, और साथ में एनीमा के माध्यम से हम पानी दूसरे जगह से, यानी कि एनस से अंदर डाल रहे हैं, वहाँ से भी सफाई हो रही है। जब दोनों तरफ से, ऊपर नीचे से हमारी सफाई हो रही है तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो सफाई पे ध्यान देती है। जो अंदर हमारे अंदर के जो चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर रुक गई हैं, जाम हो गई, उनको डिटॉक्स करना है, सफाई करनी है, वो हम ग्रीन जूस के माध्यम से, एनीमा के माध्यम से जब आप करेंगे तो आपका 1 महीने के अंदर 4-5 किलो वेट लूज़ हो जाएगा। आप बहुत पतले हैं तो ये नहीं कि और पतले हो जाएंगे, जो ज़रूरत होगी बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारे अंदर हमारे परमात्मा को पता है कि हमें कितना वेट चाहिए, उतना वेट आपके पास आ जाएगा, उतना वेट आपका रहेगा। एक्स्ट्रा जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो निकल जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। और बहुत कोशिश भी कर ली, आपकी कमर पतली नहीं होती। अगर आप इस लाइफस्टाइल को, आप इस पद्धति को या इसका अनुपालन करेंगे तो आपकी जो कमर, यानी कि कमर की जो चर्बी है वो कम हो जाएगी। और आप कमर देखें तो इन 2 हाथों के अंदर मेरी कमर आ जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाएगी आपकी, और आपकी भी आ सकती है, आपका वेट लूज़ हो सकता है। हम अधिक वेट लेकर जब अब चलते हैं तो उसी कारण से घुटनों में दर्द होता है, उसी सारा भार हमारा कूलों में है, कूलों में दर्द होगा। जब हमारा वेट लूज़ होगा तो एवियन में भी हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगले 30 दिन के बाद ही आपको पता लगने लगेगा कि आप कितने
अपने को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको थकान नहीं होगी, आपको दिन में नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। और आप धीरे 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 अगर इस पद्धति को चलेंगे, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के अंदर वो फिर पहले जैसा हो सकता है, और उसको ये याद भी नहीं रहेगा कि उसको एवियन हुआ था। तो अगर हम इस पद्धति को, यानी कि अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ अपने जीवन यापन करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में रोगों को भगा सकते हैं। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई चाय नहीं पीनी, आपको चीनी नहीं खानी, मीठे प्रोडक्ट नहीं खाने, हलवाई की दुकान में नहीं जाना, बेकरी की दुकान में नहीं जाना, डब्बा बंद चीज़ों को नहीं खाना है, सिर्फ नेचुरल चीज़ों को खाना है, अमृत चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर डालना है। ये हमारा कूड़ा घर नहीं है, ये परमात्मा का घर है। परमात्मा अरे आत्मा में वास करते हैं, तो हम यहाँ डालें तो सोचें कि क्या डाल रहे हैं। जिसकी ये अनिवार्य है, मुझे भूख है, मेरे शरीर को इसकी ज़रूरत है, ये मेरे अंदर जाकर मेरे लिए क्या कर सकता है, इससे मुझे लाभ होगा या हानि होगा। अगर ये सोचकर हम खाना चालू कर देंगे, किसी भी आदत को बनाने में 20-21 दिन लगते हैं, अगर आप इस आदत को बना लेंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी तरह की कोई भी पद्धति का अनुपालन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जैसे परमात्मा ने हमें हंसते खेलते इस धरती पर भेजा है, और जब तक हमारा जीवन है हम इसी प्रकार स्वस्थ रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। एवियन के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं, उन लोगों के नंबर्स भी दे सकता हूं जो एवियन के पेशेंट हैं और जिन्होंने इसका अनुपालन कर कर वो ठीक हुए हैं, और आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको और भी कुछ जानकारी दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करिए, आप मुझे फ़ोन करिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार से, हम कौन सी स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। नमस्कार।